जंगल में सभी पक्षी बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। वो खूब हल्ला गुल्ला करते और इकट्ठे घूमने जाते थे। उनमें सुंदरी उसका पति कालू कौवा भी था। सुंदरी कौवी का पति बहुत ही चालाक और शातिर होने के साथ साथ वो सभी पक्षियों को तंग भी बहुत करता था। मगर सुंदरी कौवी उसने किसी को कभी तंग नहीं किया, मगर कभी कभी वो दूसरे पक्षियों की सहायता कर दिया करती थी। उनके पड़ोस में चिड़िया का भी परिवार रहता था, जिसमें बंटी उसकी पत्नी लाडो रहते थे। बंटी कबूतर बहुत ही मासूम था। वो हर किसी की सहायता करके खुश रहता था। एक दिन वो सब अपने घोंसलों में बैठे होते हैं, तभी कहीं से एक चिड़िया उड़कर आती है और इधर उधर उड़ना शुरू कर देती है। कौवा और कबूतर देखते रहते हैं कि चिड़िया को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन एक बात तो वो समझ जाते हैं कि वो चिड़िया इस जंगल की नहीं है, बल्कि किसी और जंगल से आई है। जब काफी समय के बाद चिड़िया वहीं उड़ रही होती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया दीदी, क्या हुआ? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तुम इस जंगल की नहीं लग रही हो। हमें बताओ, अगर कोई मदद चाहिए तो हम आपकी मदद कर देंगे। कौवे भाई, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। हमारे पुराने जंगल में बारिशें न होने की वजह से सब कुछ सूख गया है। अब उस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैं भोजन की तलाश में इधर उधर देख रही थी तो मुझे आपका जंगल नजर आया, तो मैं यहाँ पर चली आई। अब मैं देख रही हूँ कि मैं किस पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे घोंसला ठीक रहेगा। और वैसे मेरा नाम टुनटुनी है। अरे टुनटुनी, आप फिक्र क्यों करती हैं? हमारे साथ वाला पेड़ है ना, आप चाहे तो उस पे अपना घोंसला बनाकर रह सकती हो। वो काफी दिनों से खाली पड़ा है और हमारे पास भी है। हम सब मिलके रहेंगे और एंजॉय करेंगे। टुनटुनी चिड़िया उनके साथ वाले पेड़ पर घोंसला बना लेती है। टुनटुनी, बंटी और कालू उनमें दोस्ती हो जाती है और वो अपने घोंसले में अंडे देती है, जिसके बाद उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। वो सब मिलकर अनाज ढूंढने जाते और काफी सारा भोजन घर लेकर आते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं कि देखते ही देखते बाहर के दिन खत्म होने लगते हैं। हर तरफ सूखे का मौसम शुरू हो जाता है। कुछ दिन तो जमा किया हुआ भोजन उनके काम आता है, लेकिन वो भी खत्म होने लग जाता है। कबूतर, कौवा, टुनटुनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कालू उड़कर बंटी के पास जाता है। बंटी देखो, अब हम क्या करेंगे? दूसरे जंगल में भी आजकल खाने को कुछ नहीं मिलता। रोज दूर दूर तक उड़ के जाता हूँ, लेकिन मजाल है कि खाने को कुछ मिल जाए। मेरी पत्नी भी खाना ढूंढने गई थी, मगर उसे भी कुछ नजर नहीं आया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कल मैं भी अपनी पत्नी के साथ मायके गया था, वहाँ भी सूखे का मौसम आया हुआ है। मेरे ख्याल में हमें टुनटुनी से पूछना चाहिए, शायद उसको किसी जंगल का पता हो जहाँ भोजन मिल सके। वो तो दूसरे जंगल से आई है, उसे दूसरे जंगल के बारे में जरूर जानकारी होगी। अरे नाम मत लो उस मनहूस का। मुझे तो लगता है वही मनहूस है। पहले अपने जंगल में सूखा करवा के आ गई और अब यहाँ जब से हमारे साथ आई है भोजन खत्म होता रहा है। मुझे तो लगता है ये वहाँ से खुद नहीं आई, इसको वहाँ के पक्षियों ने निकाल दिया होगा। मनहूस कहीं की। बंटी बहुत ही सीधा सादा होता है। वो फौरन कालू की बातों में आ जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी यही लगता है, वरना हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। मजाल है कभी सूखे का मौसम आया हो। और जब से ये चिड़िया आई है, कुछ दिनों के बाद बारिशें होना बंद हो गई। अब भोजन खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो, टुनटुनी ही मनहूस है। मेरे ख्याल से हमें टुनटुनी को यहाँ से निकाल देना चाहिए। जब यहाँ से जाएगी तो सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। ये कहकर वो उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और उसे जंगल छोड़ने को कहते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत मिन्नत करती है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भला कहाँ जाएगी, लेकिन वो दोनों उसकी एक भी नहीं सुनते और उसका घोंसला तोड़ देते हैं। दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में एक खतरनाक महामारी फैल जाती है, जिसके कारण जंगल के सभी जीव और पक्षी मरना शुरू हो जाते हैं। कौवा और कबूतर अपने अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। कालू भाई, अगर हम इसी तरह जंगल में रहे तो हम भी इस बीमारी से मर जाएंगे। मुझे तो लगता है हमें किसी और जंगल की तलाश करनी होगी, जहाँ भोजन भी हो और बीमारी भी ना हो। हाँ बंटी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें आज ही निकलना होगा ताकि रात से पहले पहले हम किसी और जंगल में पहुँच सके।
ये बोलकर वो किसी अच्छी जगह की तलाश में उड़ पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो एक दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश और ठंड की वजह से कालू और बंटी दोनों को अपने बच्चों की फिक्र होना शुरू हो जाती है। किसी तरीके से वो उनको ठंड से बचा सके। उन्हें पास ही में घर नजर आता है। वो फौरन उसके पास जाते हैं और आवाज देते हैं, अंदर कोई है तो प्लीज हमारी मदद कर दो। हम दूसरे जंगल से आए हैं, बारिश में बुरी तरह से भीग चुके हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें पनाह चाहिए। लेकिन ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो घर टुनटुनी चिड़िया का है। कालू और बंटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। टुनटुनी उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि वो दोनों क्यों आए हैं। अरे भाई कालू बंटी तुम, अरे आ जाओ, ये अपना ही घर है। कालू और बंटी का परिवार टुनटुनी के घर के अंदर आ जाते हैं। वो उनको खाने के लिए चीजें देती है। टुनटुनी दीदी, हमें माफ कर दें, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भला सूखा आने में तुम्हारा क्या कसूर था? अब हमें अपने किए का एहसास हो गया है। आप प्लीज हमें माफ कर दें। अरे कोई बात नहीं कालू बंटी, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। वैसे भी अगर तुम दोनों मुझे ना निकालते तो मैं भला कहाँ इस अच्छे से जंगल में कैसे आ पाती और आराम से कैसे रहती। मुझे तो तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सब लोग टुनटुनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनको रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सबक मिलता है कि कोई भी पक्षी या कोई भी चीज या कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। इसलिए किसी को मनहूस नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। हिमालय में एक जंगल था। उस जंगल के रहने वाले सभी पक्षियों को दाना चुनने बहुत दूर जाना पड़ता था। उनमें से एक टुनटुनी चिड़िया थी। उसके 2 बच्चे भी थे। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला भी तेज बारिश की वजह से टूट चुका था। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। तभी उसके पास टूनी चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? टूनी चिड़िया, मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मुझे घोंसला तो बनाना होगा। कब तक मैं ऐसे ही पेड़ की डाल पर बैठी रहूंगी? और मुझे अनाज की भी बहुत जरूरत है। थोड़े अनाज भी उनका पेट नहीं भरता। ज्यादा अनाज के लिए मुझे दूर नदी पार गांव में जाना पड़ेगा। आने जाने में ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती। बस इतनी सी बात टुनटुनी चिड़िया। अरे तुम चिंता मत करो, नदी के पार एक चील का खेत है। हम सब वहीं दाना चुनने जा रहे हैं और उस खेत में तुम्हें आम भी मिल जाएंगे। तुम उससे अपना घर बना लेना। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हम वहीं उसी खेत में जा रहे हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं भी तुम सबके साथ चलती हूँ। बच्चों, मैं घर बनाने के लिए आम और तुम लोगों के लिए दाना लेकर आती हूँ। तब तक तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों के साथ चील के खेत में चली जाती है। फिर सभी पक्षी बेफिक्र होकर खेत में दाना चुनने लगे। तभी वहाँ अपनी खेत की फसल को देखने चील आ जाता है। चील देखता है कि उसकी फसलों को चिड़िया का झुंड खा रहा है। वही टुनटुनी चिड़िया उसके आमों को तोड़ रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें पकड़ने लगता है। सारे पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन चील के हाथ बेचारी टुनटुनी चिड़िया पकड़ में आ जाती है। ओहो, चलो, एक चिड़िया तो हाथ में आई। ये सभी पक्षी रोज मेरी फसलें खाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। अब मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। चील ने टुनटुनी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्चों की चिंता करके रोने लगी। मुझे छोड़ दो चील भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। वहीं से बंटी कबूतर गुजर रहा था। टुनटुनी चिड़िया ने उसे रोका और कहने लगी,
बंटी भाई, अरे बंटी भाई, मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। मेरे बच्चे भूखे हैं। बंटी कबूतर को चिड़िया पर दया आ गई। वो चील से बोला, अरे चील भाई, तुमने इस मासूम चिड़िया को पिंजरे में क्यों बंद करके रखा है? आप इसे छोड़ दीजिए। इस बेचारी चिड़िया को अपने बच्चों के पास जाना है। बदले में आप मेरे जूते रख लो और इस नन्ही सी चिड़िया को छोड़ दो। नहीं भाई, मुझे तुम्हारे जूते नहीं चाहिए। इस चिड़िया ने मेरी सारी फसल खा ली और तो और इसने आम को भी तोड़ा है। मैं इसे इस पिंजरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकालूंगा। अपने काम से मतलब रखो, जाओ यहाँ से। मुझे माफ करना प्यारी चिड़िया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बंटी कबूतर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया फिर से दुखी होके अपने दोनों बच्चों के लिए रोने लगती है। कुछ देर बाद एक कौवी वहाँ से गुजर रही होती है, जो चूड़ी बेचने के लिए जंगल जा रही थी। चूड़ी वाली कौवी, अरे ओ चूड़ी वाली कौवी, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। अरे चील भाई, क्यों तुम इस नन्ही सी जान को पिंजरे में कैद करके बैठे हो? तुम इसे छोड़ दो। इसके बदले तुम चूड़ियाँ ले लेना और बाजार में अच्छे दामों में बेच देना। इस बेचारी को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम्हें क्या बताऊं कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। ये कमबख्त चिड़िया रोजाना अपने साथियों के साथ आकर मेरी सारी फसलें बर्बाद कर जाती है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। तुम जाओ, निकलो यहाँ से। ये तो बहुत ही बदतमीज और निर्दयी है। माफ करना टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकती। चील भैया, मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रही होंगे, भूख से बिलक रहे होंगे। मेरे पास तो घर भी नहीं है जिसमें मेरे बच्चे रह सके। मेरे बच्चों को कोई शिकारी पक्षी ना खा जाए। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों के वास्ते मेरी मदद करो भगवान। टुनटुनी चिड़िया चील से गुहार करने लगी। वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। चील तो कुछ और ही सोचने लगता है। वाह क्या बात, जो भी आता है वो इस चिड़िया को छोड़ने के बदले कुछ न कुछ देने की बात करता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस चिड़िया को छोड़ने के बदले कुछ बड़ा ही मांग लूं। चील के मन में लालच आ गया था। वो ये सोच रहा था कि एक छोटी सी चिड़िया को आजाद करने के लिए कोई भी कुछ भी देने को तैयार हो जाता है, और इसी वजह से वो ज्यादा पानी की चाहत में हो जाता है। शाम हो चुकी थी। चिड़िया रो रो कर थक चुकी थी। उसने हार मान ली थी। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई। मुझे लगता है मेरी मदद को कोई नहीं आएगा। मैं अब हमेशा इसी पिंजरे में बंद रहूंगी। हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो मेरे बिना जीना सीख ले, बस यही कामना करती हूँ। तभी वहाँ से लाल परी गुजरती है और टुनटुनी चिड़ियों से देखकर जोर जोर से आवाज देती है, लाल परी जी, ओ लाल परी जी, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। क्या बात है चील, तुमने इस मासूम चिड़िया को पिंजरे में क्यों कैद करके रखा है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो इसे। इस दुष्ट चिड़िया ने अपने झुंड के साथ मिलकर मेरी सारी फसलें बर्बाद कर दी। लाल परी, इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? लाल परी जी, मैंने अपने बच्चों के लिए सब किया। मेरे पास कोई घर भी नहीं है, इसलिए मैंने इनके खेत से आम तोड़े जिससे मैं अपने बच्चों के लिए घर बना सकूं। सुनो चील, टुनटुनी चिड़िया ने ये सब अपने बच्चों और घोंसला बनाने के लिए किया है। तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर देंगे। तुम बस इस चिड़िया को छोड़ दो। यही मौका है। इस चिड़िया के बदले लाल परी मुझे कुछ भी देने को तैयार हो जाएगी। मुझे बस थोड़ा सा नाटक करना होगा। लाल परी, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे सजा देकर ही रहूंगा, क्योंकि इसे भी पता चलना चाहिए कि किसी का नुकसान करने की क्या सजा होती है। ए दुष्ट चील, तुम हमारे आदेश को ठुकरा रहे हो। लगता है ये चील भूल गया है कि ये किसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है। लाल परी गुस्से में आ जाती है और अपने जादू से उस चील को तोता बना देती है। क्षमा कर दो लाल परी, क्षमा कर दो। मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दो। मुझे तोता मत बनाओ। मुझे मेरा रूप वापस कर दो। मैं अभी टुनटुनी चिड़िया को छोड़ देता हूँ और उसे जितने आम चाहिए मैं उसे दे दूंगा। फिर लाल परी तोते को वापस चील बना देती है और टुनटुनी चिड़िया पिंजरे से आजाद हो जाती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी जी, आपने मेरी मदद की। अच्छा टुनटुनी, अब तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। टुनटुनी चिड़िया आमों को लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और आम से अपना सुंदर सा घर बनाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती। कड़कनाथ सेठ के 2 बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम कालू कौआ और छोटी बेटी का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सेठ की उम्र हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया है, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे, आप निश्चित रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान मत होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के होते हैं और बड़ों की बात का मान रखने वाले। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। लेकिन वही बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया, वो दोनों पढ़े लिखे और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। एक दिन पिताजी खत्म, उनकी बात भी खत्म। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छा वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो। अगर तुम नहीं बोल रहे बंटवारे की तो मैं टुनटुनी भाभी से बात कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही कर लो बात, क्योंकि मेरी बात उन्हें ज्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे सब अलग अलग होंगे, इसलिए हम बंटवारा कर ही लेते हैं। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्चा होगा उसे तुम चला लेना। हम तुमसे खर्चों के पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और वो बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बातें सुनकर कालू कौआ बंटी कबूतर वहाँ आ जाते हैं और इस वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर में कालू कौआ उसकी पत्नी फैसला लेते हैं। हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो भी है वो सब तुम ही रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से एक छोटी सी जमीन खरीदी थी, हम वहीं पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौआ और उसकी पत्नी टुनटुनी अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बंटी कबूतर और उसकी पत्नियाँ खुशियाँ मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों मूर्ख तो सच में सब कुछ छोड़कर चले गए। अब जो भी है सब हमारा ही है, हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। जाने दो उन्हें, आज हम एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौआ उसकी पत्नी अपनी छोटी सी जमीन में एक आम के पेड़ के पास अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। घोंसला बनाते समय उनकी गलती की वजह से गिलहरी का घर टूट गया था, इसलिए कालू कौआ टुनटुनी उनके लिए एक छोटा सा घर बनाकर देते हैं। उनकी अच्छाई देखकर गिलहरी खुश होती है और रात में एक जादुई वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला हुआ लग रहा है? हाँ, मुझे भी ये पेड़ कुछ मोड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहते हुए पेड़ के पास जाकर देखा तो उस पेड़ में एक दरवाजा होता है। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से खोलकर अंदर जाकर देखते हैं। वो पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह था और उसमें हर जरूरत का सामान था। अरे ये सच है सपना, यहाँ पर आओ जी। इस वाले घोंसले में ढेर सारे आम हैं और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, मानो आम का घर हो।
जादुई आम के पेड़ के अंदर एक घोंसला था। उसमें से कितने भी आम क्यों न ले लो, एक बार दरवाजा बंद करके दोबारा खोलने पर वो घोंसला फिर से आमों से भर जाता था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया साल भर उन आमों को बेच कर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। उनकी सफलता देखकर बंटी कबूतर उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो दोनों कालू कौवे से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उससे कहते हैं, पिताजी की सारी संपत्ति तो मैंने ही रख ली थी, फिर भी इतने कम समय में अब इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वो पुराना घोंसला है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम आज गरीबी में हो। उसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अक्ल आती है। हमें माफ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं। अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। हाँ भैया, हमें माफ कर दो। जब से आप दोनों उस घर को छोड़कर गए तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ हाथ ही नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे, हम मिलकर रहेंगे। इस तरह दोनों भाई फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।